सभी का स्वागत है। आज पुनः मैं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो सीरीज चल रही थी, उसमें मैंने प्रकरण 3 तक बताया है। आज मैं प्रकरण 4 की चर्चा करूँगी। बहुत छोटा है प्रकरण 4 और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं उसको बताने वाली हूँ, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगा। तो प्रकरण 4 की बात जब ये करते हैं तो कहते हैं जो शुक्ल जी मानते हैं कि जिस तरह पश्चिम में शुक्ल जी मानते हैं जिस तरह पश्चिम में पश्चिम की बोलचाल की गीत पश्चिम में बोलचाल की गीत बोलचाल की गीत मुख्य प्रचलित पद आदि मुख्य प्रचलित पद आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो में पाते हैं का नमूना खुसरो में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में, उसी प्रकार पूरब का नमूना विद्यापति के पदावली का है। अब इसका तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि पश्चिम में जो कि खुसरो बहुत प्रसिद्ध थे, जो बोलचाल आदि की जो भाषा थी, जो पद्य की, उसका जो नमूना था वो पश्चिम में खुसरो की चर्चा हो रही तो पूरब में विद्यापति। ये फुटकल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इन्हीं दो रचनाओं की या इन्हीं दो लेखकों या कवियों की चर्चा करते हैं और बाकी फुटकल में यही दो कवि जो उनके महत्वपूर्ण हैं। अब ये मुख्य रूप से हम खुसरो पे आते हैं। उन्होंने खुसरो के बारे में क्या क्या कहा है, ये जहां पे बताते हैं वो सम्मत में ही बताते हैं। ध्यान, खुसरो का सम्मत है 1340 के आसपास बताते हैं। जो खुसरो का समय है वो 1340 के आसपास शुक्ल जी के अनुसार है। कहते हैं खुसरो की जो रचनाएं थी उसमें 2 प्रकार की भाषा थी। खुसरो की रचनाओं में 2 प्रकार की भाषा दिखाई देती है। एक ठेठ खड़ी बोली, दूसरी ब्रज भाषा। जो ठेठ खड़ी बोली थी इनकी, उसमें मुकरियाँ थे, 2 सुखने थे और उसके बाद पहलियाँ थे। जो ठेठ खड़ी बोली की इनकी जो रचनाएं थी उसमें मुकरियाँ, पहलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने, ये अब ध्यान देंगे। और जो ब्रज की थी इनकी कुछ पंक्ति थी वो ब्रज भाषा का, अर्थात पंक्ति में इनके गीत, ब्रज में जो इनके गीत थे वो मिलते थे। और बाकी जो कि खुसरो की जो रचनाएं थी, पहलियां, मुकरियां, 2 सुखने, वो ठेठ खड़ी बोली में थी। तो ये आदिकाल में ही आप देख रहे हैं कि खड़ी बोली की चर्चा खुसरो ने सर्वप्रथम कर दी है। उसके बाद दूसरी भाषा इनकी ब्रज भाषा है। इनकी ब्रज भाषा की पंक्ति जो है, वो जो इनके गीत होते हैं वो बहुत बार पूछे भी जाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए।
नोट कर लिए होंगे आप। ये पेज नंबर 1 है। अब हम पेज नंबर 2 पे चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जीडीसी में पूछा जा चुका है। जो खुसरो थे, कबीर की अपेक्षा खुसरो का, कबीर की अपेक्षा खुसरो का, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा, ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन कराना था। और पर कबीर का धर्मोपदेशक। अब देखिए, ये पूछ चुका था कि जीडीसी में कि किसने कहा कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, तो कबीर का धर्मोपदेश। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जब आप प्री के बाद जब मेंस आप लिखेंगे, जब वहां पे अपने मत को प्रस्तुत करेंगे और वहां पे कुछ कोटेशन या कुछ शुक्ल के अनुसार मत, हम जो वीडियो आपको उपलब्ध करा रहे हैं वो सिर्फ आपके प्री के उद्देश्य से नहीं, बल्कि आप मेंस में सारे कोटेशन सब कुछ आप डाल सकते हैं। और जैसे मैं बता रही हूँ उस चीज को आप यदि ध्यान देंगे तो क्रमशः आपका जो आदिकाल का जो है, कैसे वो वीर गाथा काल नामकरण हुआ, फिर उसके बाद फुटकल क्या हुआ, उसमें कौन कौन सी रचनाएं पाई गई आदिकाल में, आदिकाल का प्रारंभ कैसे हुआ, शुक्ल के मतानुसार क्या है, तो आप बहुत अच्छे से मेंस भी लिख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कबीर थे वो धर्म उपदेशक थे। कहने का मतलब कहीं न कहीं जो उनकी वाणी थी वहां पे उन्होंने धर्म की चर्चा की है, धर्म को जोड़ा है। और वहीं पर जो खुसरो थे वो किसी धर्म या किसी विशेष प्रवृत्ति को लेकर नहीं चलते, बल्कि वो जनता को एक मनोरंजन और इसी प्रकार के रचनाओं में उनके मिलते हैं। उनकी जो पहलियां आप पढ़ेंगे, जो उनकी मुकरियां पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ के आपको किसी विशेष प्रवृत्ति की ओर नहीं जाएंगे, बल्कि आपको एक मनोरंजन लगेगा। और उसी चीज को यहाँ पे शुक्ल जी कहते हैं कि खुसरो का ध्यान जो था वो जनता का मनोरंजन था, लेकिन कबीर का क्या था, धर्मोपदेशक था। तो आप विशेष ध्यान देंगे इसी पे। जो खुसरो की जो थी खड़ी बोली की पंक्तियां, मैं उसको पढ़ दे रही हूँ, आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि पंक्ति भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कोटेशन के लिए भी आप प्री और मेंस के लिए भी आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए उनकी जो पहलियां हैं, जो लोग तो वाचन कर चुके या पढ़ चुके होंगे पुस्तकों को वो जानते होंगे। उन्होंने कहा, एक थाल मोती भरा सबके ऊपर औंधा पर, चारों ओर मोती फिरे मोती उससे एक ना गिरे। ये पहलियां है उसको कि एक थाल मोती से भरा, सबके ऊपर सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे मोती एक ना गिरे। कहने का तात्पर्य इसका उत्तर आकाश है। उसी प्रकार एक नार अचरज किया, सांप मार पिजड़े में दिया, जो सांप ताल के खावे और सूखे ताल सांप मर जावे। दिया और बाती, जो लोग जानते होंगे दिया और बाती पहले जलाया जाता था। फिर एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहा, खुसरो के बल बल जाए।
अर्थ तो इसका बूझेगा मुँह देखेगा सूझेगा। तो ये सब पंक्ति पूछी भी जाती है कि भाई किस भाषा की है, तो आप इस पे कन्फ्यूज़न नहीं होंगे, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। यदि पहेलियाँ, मुकरियाँ ऐसे स आपको मिलते हैं तो आपकी खड़ी बोली की होंगी। लेकिन वहीं यदि गीतों की चर्चा होती है तो ब्रज भाषा। अब देखिए गीतों में का चूक भई कोई वासो देश छोड़ भये परदेशी, एक किनार पिया को भानी तन वाको सगरा जो पानी। ये सब इनकी ब्रज भाषा के जो कि खड़ी बोली के स्थान पर उन्होंने ब्रज भाषा के जो गीतों में उन्होंने प्रयोग किया है। एक 4 मास बाके नहीं नेक हाड़ मास बाके छेद मोहि अचंभा आवत ऐसे वामो जीव बसत है कैसे। फिर आगे है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक पूछा गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस चल खुसरो घर आपने रैन को नहीं देश। तो इसको आप लोग नोट कर डाले लेंगे। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस मुख पर डारे केस सोवै चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। ये ब्रज भाषा की है, ये गीत है। अब तक पूछा भी जा चुका है कि किस भाषा का है। एक और है मोरा जेवना नवेल भय रे है गुलाल कर दी दीना कसमोरी मार जेहाल मुस्की मकुन तगा फुल दुराए नैना बताए बतिया। ये सब इनकी ब्रज भाषा के, आप इसको पुस्तकों का अध्ययन करके पंक्ति को पढ़ सकते हैं। और आगे अब हम विद्यापति की चर्चा करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, पेज नंबर 2 है ये। आप नोट कर लिए होंगे। विद्यापति के बारे में आप लोग जानते ही हैं, बहुत सी पुस्तकों में पढ़े होंगे, कीर्तिलता कीर्ति पताका और इनके कुछ संस्कृत भाषा की भी रचनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर हम मुख्य बात विद्यापति पर चर्चा करेंगे। आप विद्यापति के बारे में बहुत सी चीजें जानते होंगे आज, किंतु मैं जो शुक्ल की पुस्तक में मुख्य बातें हैं मैं उसको बताऊंगी कि विद्यापति को कोकिल क्यों कहा गया है। इनको मैथिल कोकिल की उपाधि क्यों दी गई है। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि क्यों दी, किस रचना के कारण दी गई है। तो विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली के कारण इनको मैथिल कोकिल कहा गया है। मैथिल कोकिल को उपाधि दी गई है। और फिर शुक्ल जी आगे क्या कहते हैं, वेरी इंपोर्टेंट, कह रहे कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य में विशल देव रासो पर अपना अधिकार, विशल देव रासो हिंदी साहित्य में विशल देव रासो पर जिस प्रकार हिंदी साहित्य में विशल देव रासो अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार
उसी प्रकार विद्यापति की पदावली भी। समझ में आ गया होगा कि यदि विशल देव रासो अपना अधिकार साहित्य में रखता है तो उसी प्रकार विद्यापति की जो पदावली है वो भी सेम पूछ सकता है कि विद्यापति की पदावली की चर्चा किस रचना की तुलना से की गई तो विशल देव रासो से। आपके लिए एक नया क्वेश्चन हो सकता है। और विद्यापति जो कि उनकी जो रचनाएं पढ़ेंगे तो उसमें आपको कृष्ण भक्ति, राधा और कृष्ण के प्रेम के प्रसंग का वर्णन है, बहुत अच्छे अच्छे जो उदाहरण है। किंतु यहाँ पर शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं कि राधा कृष्ण के प्रेम के वर्णन को पढ़ के आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि ये कृष्ण भक्त थे, बल्कि ये कृष्ण भक्त नहीं थे, बल्कि ये विद्यापति शैव थे। इंपॉर्टेंट है, विद्यापति क्या थे? शैव थे। विद्यापति शैव थे। फिर आगे कहते हैं उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है। भक्ति के रूप में नहीं। कहने का तात्पर्य जो उन्होंने कृष्ण और प्रेम के प्रसंग का वर्णन किया है वो श्रृंगार काव्य की दृष्टि से किया, किसी भक्त के रूप में नहीं किया। वो शैव भक्त थे, अर्थात वो शिव के उपासक थे। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। नोट कर लिए होंगे। फिर आगे वो क्या बताते हैं, विद्यापति को कृष्ण भक्ति की परंपरा में ना समझना चाहिए। विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में न समझना चाहिए। मेंस आप लिखेंगे तो इस चीज को जरूर दिखाएंगे। यदि विद्यापति के बारे में उनकी श्रृंगारिक दृष्टि या उनकी भक्ति भावना पे प्रकाश डालिए तो आप इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। फिर शुक्ल जी क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार पूछा जाता है शुक्ल जी के अनुसार, कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। क्या कहते हैं? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर, इसको आप लोग पढ़े भी होंगे कि मतलब बहुत थोड़ी सी बड़ी कोटेशन है तो आप इसको देख लेंगे पुस्तक में। बस मैं चर्चा कर रही हूँ ताकि यदि आपके सामने ऐसे प्रश्न आए तो उसमें किसका कथन है या किसका मत है तो आप कंफ्यूज मत हो, ये जानते रहिए क्योंकि ये फेमस कथन है, इसको हम छोड़ नहीं सकते थे। और विद्यापति तिरहुत के राजा, विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ रहते थे। जो विद्यापति थे तिरहुत के राजा शिव सिंह थे, उन्हें के यहाँ रहते थे। और ये सिर्फ शिव सिंह के ही नहीं बल्कि कीर्ति सिंह के भी दरबार में रहने की चर्चा की गई है।
लेकिन यहाँ पर शुक्ल जी की पुस्तकों में जो कि शिव सिंह के दरबार की और जो शुक्ल जी का इतिहास है वो 900 वर्षों का इतिहास है। ये भी जानते रहेंगे आप, 900 वर्षों का इतिहास उन्होंने दिया है अपनी पुस्तकों में। और विद्यापति की कुछ पंक्ति है, मैं उसको आपको बता दे रही हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ज्यादातर देखिए एक ट्रिक मैं बता रही हूँ विद्यापति की पंक्ति को पकड़ने का, मैंने अपना जो स्वयं का अनुभव है। जैसे इनके जो पंक्ति होते हैं उसमें ला शब्द बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। देखिए मैं सरस बसंत समय भल पावली, देखिए भल पावली, दक्षिण पवन व धीरे, सपनहु रूप वचन इक भाषी, दूर करु चीरे। फिर आगे देखते हैं, आपको और भी बता रहे हैं। इनके बहुत से जैसे पंक्ति जो है उसमें ला शब्द हमको बहुत विशेष रूप से मिलता है। अभी जब मैं इसका प्रारंभ था, इसकी जब भूमिका बता रही थी, तो मैंने कुछ विद्यापति पति की पंक्तियों की चर्चा की थी, तो उसमें भी आप देखेंगे कि इसी प्रकार की पंक्तियां जो कि पाई गई थी, जहां पर मैं अभ्रंश की चर्चा कर रही थी। हारल पावल ऐसे ऐसे शब्द आप पाएंगे इनकी पंक्ति में अवश्य। कहीं भी इनकी पंक्ति जब भी पढ़ेंगे तो आप ल शब्द देखिए, जैसे है यहाँ पे, तोहर बदन सम चांद होत नाही, कया जतन बिह केला। फिर उसके बाद कई बेरी काट बनावल, नौ के तयो तुलसी नहीं भेला, बनावल भेला, ऐसे ऐसे शब्द इनके पंक्ति में जरूर मिलते हैं। आज ये प्रकरण 4 यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, और मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। मैं जहां तक उम्मीद है कि वो डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है उसकी जो छोटी विधा है आपके एग्जाम के लिए, मैं उसको सोच रही हूँ लिखवा दूं, क्योंकि एलटी में जो है कि एक लंका महाराज जो रचना आई थी वो आपके सरस्वती पांडे में ऐसी पुस्तकों में वो रचनाएं नहीं थी। बहुत सी ऐसी रचनाएं थी जो आपकी नगेंद्र की पुस्तकों से पंक्ति भी पूछी गई थी और रचनाएं भी, और शुक्ल की पुस्तकों को का जो अध्ययन किए थे, जो नगेंद्र की पुस्तकों का अध्ययन किए थे, बड़े अच्छे से उन क्वेश्चनों को वो आसानी तरीके से कर लेते, कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो इसलिए हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो छोटी विधा पे बनाएंगे, और डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक की जो विधा होंगी मैं उन्हीं विधाओं पे चर्चा करूंगी। उसके साथ साथ आप जो पुस्तक है उसको पढ़ते रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।